बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब्बा की वफ़ात हुई तो भाई ने घर से निकाल दिया। मैं और अम्मा अब दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मैं हसीन थी, इसीलिए हर कोई मुझे गलत निगाह से देखता था। मैं कोई भी काम करती, सब लोग मेरी इज्जत पर नज़र रखते थे। इस सब से तंग आकर मैं लड़का बन गई और लड़के के भेस में रहकर काम करने लगी। सब ठीक चल रहा था, जब एक दिन जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ की बॉस जो एक लड़की थी, उसने मुझे शादी की पेशकश की और कहा, मेरा नाम हानिया है और मेरा ताल्लुक कश्मीर से है। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल है। मैंने जिंदगी के कई वो साल जो मुझे यादगार गुजारने थे, वो हालात की वजह से गंवा दिए, क्योंकि मेरे नसीब में सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाना लिखा था। मैं बहुत छोटी सी थी जब हमें दादा अब्बू लोगों ने हिस्सा देकर अलग कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग अलग हों, ना ही मेरी अम्मी और बाबा ये चाहते थे। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे बन गए कि दादा अब्बू और दादी को ऐसा करना पड़ा। कई साल तक उस घर में अम्मा और चाची एक साथ रहीं, लेकिन उन दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों बहनों की तरह साथ रहती थी, कभी भी एक दूसरे से हसद नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब दोनों छोटे चाचुओं की शादी हुई, तो उनकी बीवियां, जो कि दोनों सगी बहनें थीं, वो उस घर में आकर अपना राज कायम करना चाहती थी। और अम्मा और बड़ी चाची ने जहां पहले से ही सबके दिल जीते हुए थे, वो देखकर उन्हें बहुत जलन होती थी और उनकी बिल्कुल भी न चली। इसी वजह से उन्होंने इस घर को तोड़ना चाहा। वो यही कहती थी कि हमें तो इस घर को अपना घर बनाने में कई साल लग जाएंगे। उसी वक्त उन दोनों ने घर वालों में फूट डालने की कोशिश की और सबको अलहदा कर दिया। भाई एक दूसरे के सगे न रहे, क्योंकि जब भी वो घर आते थे, रोज रोज का रोना धोना और एक जैसी बातें और शिकायतें सुन सुनकर सबका जहनी सुकून तबाह हो चुका था। और ये सब देखते हुए दादा अब्बू ने सबको अलग करने का फैसला किया। अम्मा ने बहुत कहा कि हम दोनों अब एक तरफ हो जाएंगे और इन दो बहनों को हर चीज का करता धरता बना देंगी। लेकिन दादा अब्बू ने एक न सुनी और कहा कि मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं चाहता। तुम सब मेरे बच्चे हो, इसीलिए आजादी से रहो। और दादा अब्बा का यह फैसला इतना अटल था कि अम्मा भी कोई एहतजाज न कर सकी और हम सब लोग अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद जिंदगी बहुत बेरौनक सी हो गई थी। अब्बा हमें अपने गांव से थोड़ा सा शहर की हुदूद में ले आए थे और सारा दिन मेहनत मजदूरी करते रहते, क्योंकि उन्होंने दादा अब्बू के दिए पैसों से घर खरीद लिया था और उस घर के कुछ पैसे देने अभी बाकी थे। मैं और भाई बस पढ़ते थे। अम्मा अब्बा ने कभी हम पर कोई जोर नहीं डाला था और कभी भी हमें ये नहीं कहा था कि पढ़ने के साथ नौकरी करो या फिर हमारी पढ़ाई बंद के हम खर्चा नहीं उठा सकते। बल्कि अब्बा ने तो ये तक कहा था कि मेरी बेटी जितना पढ़ना चाहती है पढ़ सकती है, कोई भी इसे नहीं रोकेगा। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। दादा अब्बा खुद ही मिलने आ जाते थे और दादी भी फौत हो चुकी थी। अब सिर्फ ददियाल के नाम पर दादा अब्बा बचे थे। बड़े चाचू चाची से भी मेल मिलाप हमारा कम था, क्योंकि चाचू अपने बच्चों को इस्लामाबाद ले गए थे और फिक्रे माश में ऐसे डूबे कि कभी राब्ता ना हुआ। दोनों छोटे चाचू तो पहले ही जान छुड़ा रहे थे, उन्होंने भी हमारी कोई खबर न ली। और इस दौरान सब लोगों के बीच में एक पुल का काम दादा जान करते रहे। वही सबको बताते रहे कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है और किसके कितने बच्चे हैं। और फिर एक दिन दादा अब्बू ने अपने आबाई घर में ही आंखें मूंद ली। हम सब उस वक्त आखिरी दफा मिले और जो बचे हुए असासे थे वो भी तकसीम करने के बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। उसके बाद हम लोग एक दूसरे से कभी ना मिले और साल बीतते गए। हम लोग भी फिक्रे माश में ऐसा फंसे कि किसी से राब्ता ही न रहा। इसी दौरान अब्बा ने हमारा ये वाला घर बेचकर नया घर खरीद लिया और हम वहां शिफ्ट हो गए। वहां शिफ्ट होते ही अम्मा ने भाई की शादी की बात की। अब्बा ने भी अम्मा को खुली इजाजत दे दी कि जो लड़की लाना चाहें ले आएं। और फिर अम्मा ने अपनी मर्जी की एक लड़की पसंद कर ली और भाई की शादी का मरहला आया। तब अब्बा ने यह सोचा कि इतनी बड़ी खुशी है तो भाइयों को भी शरीक करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने सब भाइयों को पैगाम भेजा। लेकिन बड़े चाचू का पता उस वक्त बदल चुका था और काफी तलाश के बाद भी उनका पता न मिला। छोटे चाचू लोगों ने भी मना कर दिया कि उनके पास अभी वक्त नहीं है और शादी में आने की वजह से बच्चों की पढ़ाई का काफी खर्च होगा, इसीलिए वो लोग भी नहीं आए। अब्बा लोगों की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए अब्बा अब बिल्कुल अकेले थे। और फिर अब्बा ने भाई की शादी बिल्कुल अकेले ही कर दी। सब लोग हैरान थे कि इस शादी में सिर्फ दुल्हा के माँ बाप और बहन ही है। ये कैसे हो सकता था कि आगे पीछे कोई भी रिश्तेदार ना हो। अब्बा ने सबकी बातों को खामोशी से सुना और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दिल ही दिल में उन्होंने बहुत महसूस किया और बहुत रोए। लेकिन क्या कहा जा सकता है, ये सब तो कुदरत के फैसले हैं। और फिर आलिया भाभी घर रुखसत होकर आ गई। शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जैसे ही भाभी उम्मीद से हुई, काफी कुछ बदलने लग गया था। वो अब किसी से भी बात नहीं करती थी और सारा दिन कमरे से बाहर ही न निकलती। और हर वक्त उनकी ये कोशिश होती कि वो कोई काम न करें और सिर्फ आराम करती रहें
अम्मी ने भी उन्हें खूब आराम दिया था। वो जो भी चाहती कर देती। अब वो बच्चा पैदा करने वाली थी तो भाई भी उनके नाज नखरे उठाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इज्जत रास ही नहीं आती। ऐसा ही आलिया भाभी के साथ था। उन्होंने भाई को भड़काना शुरू कर दिया था। भाई भी हमसे दूर दूर रहते थे। वो हर वक्त भाई को कहती कि अम्मी सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं, मेरी हालत इतनी खराब है, फिर भी उन्हें मेरा एहसास नहीं। और वो कहती हैं कि तुम कौन सा अनोखा बच्चा पैदा करने जा रही हो, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन तुम तो अलग ही हो। अगर एहसान ही करना है तो बच्चा पैदा ही ना करो। भाई भी ये बातें सुनकर आग बगोला हो जाते थे और अम्मी को कहते कि आप मेरे सामने ड्रामा करती हैं, जब मैं आता हूं तो काम करने लगती हैं और मेरे पीछे जालिम हो जाती हैं। ऐसे ही भाभी भाई को मेरे बारे में भी बहुत भड़काती थी और मेरे बारे में भी बहुत गलत गलत बातें करती थी। बल्कि उसने तो भाई को ये तक कह दिया था कि मैं एक गलत लड़की हूँ और जब बाहर जाती हूँ तो लड़कों को गलत निगाह से देखती हूँ और कई लड़कों को दिन दहाड़े छत पर मिलने भी बुलाती हूँ। और अम्मी भी मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करती है। भाई उनकी बात पर आंखें बंद करके एतबार कर लेता, क्योंकि भाभी तो उन्हें खानदान का वारिस देने वाली थी। इसी वजह से वो उन्हें कुछ भी उल्टा नहीं बोलता था। और दूसरा भाई अम्मा और मुझे भी तब खरी खरी नहीं सुना सकता था, क्योंकि उसे उस वक्त काफी हद तक अब्बा का भी लिहाज था और शायद अभी कुछ गैरत और मुरव्वत बाकी थी। वक्त गुजरता गया और भाभी ने पहले बच्चे को जन्म दिया और उस दिन के बाद वो हवा में उड़ने लगी, क्योंकि वो बेटे की माँ थी। और फिर भाई का रवैया भी बदल गया और इस बदलते रवैये का अख्ताम अब्बा की मौत के साथ हुआ। उस वक्त अब्बा की मौत ताबूत का आखिरी कील साबित हुई, जिसने भाई की जबान पर लगे तमाम बंद तोड़ दिए। और अब भाई जो पहले थोड़ा लिहाज कर जाता था वो बिल्कुल ही मुंह को आता था। हम लोग एकदम से बेयार और मददगार हो गए थे। कोई राह समझ नहीं आती थी। कल तक जिस घर के हम मालिक मुख्तार थे, अब वहां नौकरों की सी हैसियत थी। भाभी हमें बहुत हिकारत से देखती थी, जैसे हम उसके नौकर हों। उसे हमारा वजूद भी उस घर में बर्दाश्त नहीं होता था। पहले तो अब्बा की वजह से पैसे आते थे और घर भी अब्बा के नाम था, इसीलिए वो अपनी असलियत नहीं दिखा सकी थी। लेकिन अब उसके रंग खुलकर सामने आ गए थे और फिर उसने हमारे लिए एक चाल चली। भाभी ने एक दिन दोपहर के वक्त अपने भाई को घर बुला लिया और फिर जिस वक्त मेरा भाई आने वाला था उसी वक्त मुझे छत पर भेज दिया और कहा कि जाओ कपड़े उतार लाओ। जब मैं ऊपर गई तो भाभी ने फौरन अपने भाई को भी ऊपर भेज दिया। तब तक भैया आ चुके थे और भाभी ने उनके सामने ये कहा कि ये जब से ऊपर गई हुई है वापस नहीं आई, और उनके सामने मुझे आवाजें देने लगी। मैं नीचे जाने लगी तो भाभी के भाई ने मुझे पकड़ लिया और जब 2 आवाजों के बाद भी मैं नीचे नहीं गई तो भाई के साथ भाभी भी ऊपर आ गई। और वहां भाभी ने अपने भाई वहाज का कॉलर गुस्से से पकड़ा था और धमकी दे रही थी कि भाई को बता दूंगी। तब तक भाई भी आ गए तो वहाज ने कहा कि इसने मुझे ऊपर बुलाया था और कहा कि मेरे साथ चक्कर चला लो। मैंने मना कर दिया कि तुम मेरी बहन जैसी हो, तो इसने धमकी दी कि भाई के सामने तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम देखना। भाई भी उसकी बातों में आ गए और मार मार कर मुझे और अम्मा को घर से निकाल दिया। हम लोगों ने अपना मुख्तसर सा सामान पकड़ा और घर से निकल गए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। उस वक्त मेरे पास कुछ पैसे थे जो अब्बा ने एक वक्त में जमा करके रखे थे ताकि मेरी शादी के काम आए, और उन पैसों की जगह का सिर्फ मुझे ही इल्म था। अब्बा ने भाई के बदलते तेवर देखे तो पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे और मुझे बता दिया था कि ये तुम्हारा हक है, इसे किसी को मत लेने देना। भाई को उन पैसों के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था, वरना तो वो ये भी मुझसे छीन लेता। मैं अम्मा को लेकर बस अड्डे पहुंची और वहां जाकर जो पहली बस खड़ी थी उसमें मैं और अम्मा चढ़ गए। जब बैठे तो उसके बाद पता लगा कि वो बस तो पेशावर जा रही थी। मैंने भी सोच लिया था कि अपना फ्यूचर अब वहां जाकर बनाऊंगी। अब्बा ने जो पढ़ाया लिखाया था वो अब काम लाना है और जाया नहीं करना। फिर मेरी किस्मत में शायद उस दिन नौकरी थी। मैंने बस के ड्राइवर से आगे जाकर जब पूछा कि ये बस कहाँ जा रही है तो उसने हैरत से मुझे देखा कि बीबी बिना देखे ही बैठ गई हो क्या। मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा और बेटी कहा तो मैंने उसे सारी बात सुना दी। अभी मेरी बात मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि मेरे कंधे पर एक औरत का हाथ आया और उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और फिर बताया कि वो उस बस कंपनी की मालिक है और इत्तेफाक से उस बस में सफर कर रही थी। मेरी कहानी सीधा उसके दिल को लगी। उसने मुझे नौकरी ऑफर कर दी और कहा कि अब से तुम इसी बस में हॉस्टेस की जॉब करो, शहर जाओ और घर वगैरह ले लो और फिर नौकरी शुरू कर दो। ये बस जिस भी शहर में जाएगी तुम लोगों को खाना पानी और जरूरी ऐलान वगैरह के लिए इसमें रहोगी। इसके अलावा अब मुझे इस कंपनी का यूनिफॉर्म पहनना था। मैं खुश थी कि मुझे पहली नौकरी मिल गई। मैं अब अम्मा को लेकर पेशावर उतर गई और वहां पर मैंने घर तलाश करना शुरू कर दिया। जल्द ही एक घर जिसमें एक कमरा था वो मुझे किराए पर मिल गया। मैंने अम्मी को वहां छोड़ा और खाने का सामान और कुछ घर की चीजें ले दी और फिर मैं अपनी नई नौकरी के लिए निकल गई।
तब तक मेरा यूनिफॉर्म भी आ चुका था। पहले दिन मैं वो वर्दी पहनकर बहुत हसीन लग रही थी। मुझे ये नौकरी बहुत आसान लग रही थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये बात मुझे पहले दिन वहां जाने के बाद पता लगी, क्योंकि वहां अलग अलग किस्म के लोग आते हैं। लोगों ने मुझे गलत निगाह से देखना शुरू कर दिया था, और वो लोग मुझसे गलत गलत हरकत करने की कोशिश करते, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रो दूंगी। मैंने वर्दी के ऊपर हिजाब भी किया था, लेकिन फिर भी लोगों की गलत और गंदी नजरें मुझे खूब समझ आ रही थी। मैंने काफी कोशिश की कि मैं इससे बचूं, लेकिन मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मैं अभी नहीं जानती थी। और फिर एक दिन एक बड़ा हादसा हुआ कि कोई जहनी मरीज या पागल था जो मेरे साथ उल्टी हरकतें करना चाह रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन कब तक कर दी, और फिर आखिरकार उसे एक थप्पड़ लगाकर दूर धकेल दिया। उसने इस बात को अपनी बेइज्जती के तौर पर लिया और उसी वक्त बस से उतर गया। मैंने शुक्र अदा किया कि वो चला गया था, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी कि उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। वो गया और अगले दिन दोबारा उसी बस में चढ़ गया। मैंने उसे पहचान लिया, लेकिन कोई बदमज़गी ना हो इसी वजह से मैं चुप रही। और थोड़ी ही देर बाद जब मैं उसके पास से गुजरी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जब मैंने चीखना शुरू किया तो सब लोग इकट्ठे हो गए। उस पागल ने बैग से एक शीशी निकाल ली। वो तेजाब था। मेरे तो जिस्म से वो देखकर जान ही निकल गई कि अब क्या होगा। वो मुझ पर तेजाब फेंकने ही वाला था कि ड्राइवर ने पास पड़ी बोतल उसे दे मारी, जिसकी वजह से कुछ तेजाब जमीन पर और कुछ उस पागल पर गिरा। वो चीखने चिल्लाने लगा था और उसे अस्पताल ले जाया गया। और कंपनी की मालकिन ने मुझे कहा कि लोग बहुत गंदे होते हैं, इसीलिए एक लड़की को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैं ये सब मजीद नहीं चाहती कि तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ आए। इसीलिए एक माह की तनख्वाह मुझसे ले लो ताकि ये माह निकल जाए, और तब तक कोई और नौकरी तलाश कर लो। मैं वहां से रोती हुई घर आई और अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा ने बस यही कहा कि तुम जिंदा सलामत हो और बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए शुक्र अदा करो, नौकरी तो कोई और भी मिल जाएगी। लेकिन मैं माँ को क्या बताती कि यहाँ नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम था। उसके बाद मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली, लेकिन वहां भी मेरे साथ यही सब होता था। जो कोई भी मर्द मेरे इर्द गिर्द आता वो मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता, इसीलिए वहां भी मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैं जितना भी अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रही थी, दरिंदे उतना ही मेरी तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि मुझे एक हॉस्पिटल में आयागिरी भी करनी पड़ी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन हालात की वजह से मजबूर हो गई। मगर वहां भी एक डॉक्टर ने मेरे साथ वही किया। मुझे अपने कमरे में सफाई के लिए बुलाया और कुंडी लगा दी, पर मैंने पहले ही ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दिया और सब लोग आ गए। तब उस डॉक्टर ने हर बात मुझ पर डाल दी और मुझे गलत लड़की कहकर अस्पताल से निकाल दिया। मैं अब फिर से बेयारो मददगार थी। उस शहर में भी मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, और मैंने एक दफा फिर अम्मा से कहा कि अम्मा, अब यहाँ से हमारा दाना पानी उठ गया है, और मैं अम्मा को लेकर इस्लामाबाद चली गई। यहाँ मैंने अपनी पहचान सिरे से ही बदल ली और आराम से लड़के का भेस बदल लिया। अपने लंबे लंबे बाल, जिनसे मुझे बेतहाशा मोहब्बत थी, मैंने वो भी काट दिए और साथ ही नकली दाढ़ी मूंछ भी लगा ली। पर यह हुलिया मेरा घर से बाहर होता था। घर तलाश करने गई तो अकेली औरतों को कोई घर नहीं देते थे। मैंने बहाना बनाया कि मैं शादीशुदा हूँ, शौहर बाहर के मुल्क गया है, और फिर मुझे घर मिल गया। अब हम वहां रहने लगे और घर के बाहर मैं लड़का बनकर रहती और लड़कों वाली ही नौकरियां करती। एक दिन मैंने अखबार में एक वैकेंसी देखी जो कि एक बड़े ऑफिस में क्लर्क की थी। मैंने जल्दी से उसके लिए फॉर्म भर दिया और इंटरव्यू दे दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे रख लिया और अब मैं वहां नौकरी करने लगी थी। मैंने दिन रात एक कर दिया था, डबल डबल शिफ्टें लगाती थी ताकि अपने घर का खर्च अच्छे से चला सकूं। अब मैं मुतमईन भी थी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी कदरे सहल हो चुकी थी। ना कोई तंग करता था और ना ही इज्जत को कोई खतरा था। नौकरी भी थी, लेकिन अम्मा अक्सर मुझे देखकर रो पड़ती थी। पर मैं अम्मा को समझा देती थी कि अम्मा, तुम रोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, इसीलिए उन्हें भी हौसला करना पड़ता। और फिर एक दिन मेरे साथ यहाँ भी कुछ अजीब सा वाकया हुआ। मैं ऑफिस आई तो बॉस की सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि बॉस तुम्हें कमरे में बुला रही है। वहाँ की बॉस एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत और पुरएतमाद थी। बॉस ने मुझे सामने बिठाया और फिर कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि पहले तुम ध्यान से सुनोगे, फिर जवाब देना। मैंने हामी भर ली, लेकिन जब बॉस ने बात कही तो वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बॉस ने मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। मैं तो हैरान रह गई कि ये क्या माजरा था। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन वो अपनी बात पर अटक गई और कहा, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी, वरना मैं जहर खा लूंगी। मुझे तुम पसंद आ गए हो, इसीलिए अब मैं मजीद दूर नहीं रह सकती तुमसे। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बाज ना आई
तो फिर मुझे उस वक्त अपनी असलियत उसे बतानी ही पड़ी। मैंने अपनी दाढ़ी मूंछ उतार कर एक तरफ रख दी और बताया कि मैं एक लड़की हूँ और कुछ हालात की वजह से मुझे लड़का बनना पड़ा। मुझे लगा था कि ये सब सुनने के बाद वो मुझे नौकरी से निकाल देगी और अब यहाँ नहीं रखेगी, लेकिन वो तो ऊंची ऊंची हंसने लगी और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हकीकत किसी को नहीं पता? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ कि तुम एक लड़की हो। मैं हैरान रह गई और उससे पूछा कि आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, जबकि इस शहर में किसी को भी नहीं इल्म। तब उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन जब मैं दफ्तर से घर जा रही थी तो उन्होंने मुझे देखा था। मैं रोज अपने घर वाले मोहल्ले में जाकर अबाया पहन लेती थी और फिर अंदर जाती थी ताकि कोई मेरे कपड़े ना देखे, और तब बॉस को मेरी हकीकत पता चल गई थी। इसी वजह से उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया था और शादी करने का नाटक किया ताकि मैं खुद ही उन्हें सब कुछ सच बता दूं। मैंने उनसे माफी मांगी तो वो बोली, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी के जो हेड हैं उन्होंने ही तुम्हें नौकरी पर रखा था, और उन्हें मैंने जब तुम्हारे बारे में बताया तब उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि तुम लड़की हो। मैं हैरान रह गई कि ये उन्हें कैसे पता लगा। उस वक्त मैं शदीद हैरत में थी क्योंकि इस शहर में तो किसी को भी इल्म नहीं था कि मेरी हकीकत क्या थी। उस वक्त हेड उस कमरे में आया जो कि एक बहुत प्यारा लड़का था। उसने कहा, मुझे सब कुछ ऐसे पता है कि तुम मेरे चाचू की बेटी हो। जब तुम्हारी फाइल मेरे पास आई तो उसमें चाचू की तस्वीर थी। मैं फौरन पहचान गया, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी पर रख लिया और इतनी अच्छी तनख्वाह दी, और तब तक सबसे पता भी लगा लिया कि तुम यहाँ कैसे आई। आज मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ और तायम्मी से भी मिल लिया और मैं उन्हें अपने घर ले जा चुका हूँ। मैं बहुत खुश हुई। और फिर फरहाद जो कि हेड था उसने मुझसे शादी कर ली। सब लोग इस शादी से बहुत खुश हुए और मैं भी अब इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ और उस जिल्लत को पीछे छोड़ाई हूँ। मेरा भाई और भाभी इस वक्त बहुत रोते हैं क्योंकि उनका इकलौता बेटा भाभी के भाई ने कत्ल कर दिया था और उसके बाद उनकी कोई औलाद ना हुई। आज वो लोग माफी मांगते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी भी नहीं मिलती और ना ही मिलना चाहती हूँ। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें